समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सभी का अपने YouTube चैनल आसान व्याकरण पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी वर्णमाला का और हिंदी वर्णमाला का अध्ययन हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम हिंदी वर्णमाला की दूसरी इकाई शब्द विचार का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, व्याकरण का अध्ययन 3 इकाइयों में किया जाता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। प्रथम इकाई पढ़ चुके हैं, दूसरी इकाई का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं शब्द। तो लीजिए मित्रों, आप यहीं से जुड़िए मेरे साथ। शब्द, सबसे पहले शब्द की परिभाषा की यदि हम बात करें तो बताइए मित्रों, शब्द किसे कहते हैं? शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या ये परिभाषा सही है? आइए देखते हैं। कचोल एक शब्द मैंने यहां पर लिखा और किस परिभाषा के अनुसार लिखा? 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या मित्रों ये शब्द है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतः शब्द की सही परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए, यहां पर लिख दिया मैंने कमल। तो मित्रों ये शब्द है और ये शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। कमल शब्द को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक कमल पुष्प का बिंब बन जाता है। तो ये शब्द है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी शब्द तब है जब वो शब्दकोश में हो, क्योंकि शब्द को शब्दकोश ही मान्यता देता है। या फिर कोई शब्द, जैसे हमारे देशज भाषाओं के शब्द हैं जो लंबे समय से व्यवहार में भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उनका भी अर्थ निश्चित हो गया है, वे भी शब्द कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द की सही परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये बिल्कुल सही परिभाषा है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि किसी प्रकरण को हम पढ़ते हैं, उस प्रकरण की परिभाषा ही पूछ ली जाती है। मित्रों, शब्द की सही परिभाषा आपके सामने आ चुकी है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगली बात और ध्यान दीजिएगा मित्रों, शब्द और पद में भी अंतर होता है। शब्द और पद में अंतर होता है। शब्द कब है? जब वो अकेला हो, स्वतंत्र हो, तब शब्द होता है। यदि कोई भी शब्द व्याकरणिक कोटियों के तहत किसी वाक्य में जुड़कर प्रयुक्त हो जाता है तो मित्रों वो शब्द न होकर पद हो जाता है। इस बात को मैं और आसान भाषा में करता हूं। यदि कोई भी शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो मित्रों वह पद हो जाता है। ये कमल अभी शब्द है क्योंकि ये स्वतंत्र है। यदि मैं कह दूं कमल खिल रहा है तो ये क्या हो जाता है? ये पद हो जाता है, क्योंकि वाक्य में जुड़ने के बाद उसमें कोई ना कोई विभक्ति आ जाती है। मैं दूसरी भाषा में ये भी कह सकता हूँ कि विभक्ति युक्त शब्द को ही पद कहते हैं। मित्रों, पद की परिभाषा दोबारा सुनिए, विभक्ति युक्त शब्द को ही पद कहते हैं। तो ध्यान देना। अब इस हम पद का अंतर भी हम समझते हैं। कमल खेल रहा है, कमल खेल रहा है। मित्रों, वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द का संदर्भ के अनुसार अर्थ बदल जाता है। अब यहाँ पर ये कमल पुष्प था, लेकिन यहाँ पर ये जो कमल है ये कोई बच्चा या कोई व्यक्ति है। कमल खेल रहा है। यदि मैं इसकी संज्ञा की बात करूं तो इसमें संज्ञा होती है जातिवाचक। कमल खिल रहा है तो
तो मित्रों इसकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। सभी फूलों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था, गुलाब में कौन सी संज्ञा होगी? तो हमारे कई मित्र इस प्रश्न का गलत जवाब दे बैठे। उन्होंने गुलाब को व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिख दिया। हम क्या सोचते हैं कि नाम आ गया, फूल और फूलों के नाम जो है हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिन लिए। ऐसा नहीं है मित्रों। हम इसकी भी बात संज्ञा के प्रकरण में विस्तार से करने वाले हैं। हम हर एक प्रकरण को बड़ी ही विस्तार से, गहनता से और आसान तरीके से समझने वाले हैं मित्रों। किंतु आपका एक नैतिक दायित्व है, यदि मैं मेहनत और लगन के साथ अपने वीडियो आप तक शेयर करता हूं, तो आप यानी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका नैतिक दायित्व है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि मुझे ऊर्जा मिल सके। मित्रों, अब इस वाक्य में हम कमल शब्द की यदि संज्ञा की बात करें, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये व्यक्ति का नाम है, इसे ही तो कहते हैं पद परिचय। किसी भी वाक्य में एक शब्द के नीचे रेखांकित कर दिया जाता है और उसका पद परिचय पूछा जाता है कि वो किस कोटि में आता है, संज्ञा में आता है, सर्वनाम में आता है, विशेषण में आता है या और किसी अन्य में। तो मित्रों ये तो हो गया पद और शब्द का अंतर। एक बार पुनः सुन लीजिए आप। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का अर्थ होता है, लेकिन यदि शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वो पद हो जाता है। पद की एक परिभाषा मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं और पद का अर्थ वाक्य के संदर्भ के अनुसार बदल जाता है। जैसा कि आपके समक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, दो उदाहरणों से हम इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मित्रों आगे देखिए, आज हम बात करेंगे शब्द और शब्द का वर्गीकरण। शब्द हम पढ़ चुके हैं, शब्द की परिभाषा जान चुके हैं। शब्द का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। मित्रों हमारा आज का प्रकरण है शब्द का वर्गीकरण। देखिए, शब्द का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। अब आपको बहुत ही ध्यान से अध्ययन करना है। मैं मानता हूं कि हिंदी व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। और 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला तो है रचना के आधार पर शब्द। हमने स्वर पढ़े थे रचना के आधार पर, और यहाँ पर हम शब्द पढ़ेंगे रचना के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत, इस शब्द को ध्यान से देखिए मित्रों। स्रोत, ये स्रोत शुद्ध शब्द है। ये स्रोत ऐसा जो हम लिखते आ रहे हैं ये अशुद्ध शब्द है, ऐसा स्रोत लिखें। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण है रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर। चतुर्थ वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और पांचवा जो वर्गीकरण है वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। एक बार ध्यान से देखिए मित्रों, हमने शब्दों का वर्गीकरण कर लिया है 5 भागों में। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा है रूप परिवर्तन के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर और पांचवा है प्रयोग के आधार पर। समझिए एक बार, रचना के आधार पर इसका तात्पर्य क्या हुआ कि शब्द की रचना कैसे होती है, शब्द किस प्रकार से जुड़कर बने हैं। तो इसके आधार पर हम पढ़ेंगे। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यहां समझिए, उत्पत्ति यानी शब्द कहां से उत्पन्न हुए, शब्दों का स्रोत क्या है, शब्द कहां से आकर हमारी भाषा में सम्मिलित हुए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, और हमारी जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है।
हमारी हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, तो ये तो तय है कि अधिकतर जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से आने हैं। जो संस्कृत भाषा से जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रचलित हुए वे शब्द तो हो गए तत्सम, और उन सब तत्सम शब्दों का जब रूप बिगड़ गया और रूप परिवर्तित होकर जब हिंदी भाषा में प्रचलित हुआ तो वो शब्द हो गए तद्भव। और जिन शब्दों का जन्म हमारे देश की क्षेत्रीय भाषाओं से हुआ है, वो जो बोलचाल की भाषाओं से आए हैं वे शब्द हो गए देशज, और जो विदेशी भाषाओं से आकर सम्मिलित हुए हैं वे शब्द हो गए विदेशी। तो मित्रों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमारे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। हाँ, इसी में हम संकर शब्द का भी अध्ययन करेंगे। 2 भिन्न भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द, दोबारा सुनिए, 2 भिन्न भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। हम एक एक वर्गीकरण को लेंगे, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मित्रों, रूप परिवर्तन के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है, अब रूप किसके अनुसार बदल जाता है? लिंग वचन कारक के अनुसार। जिन शब्दों का रूप बदल जाता है वे विकारी होते हैं, और जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता वे अविकारी होते हैं। हम विकारी और अविकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द होते हैं, जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक होते हैं। निरर्थक शब्द पे भी हम कुछ जानने वाले हैं। और 5वां है प्रयोग के आधार पर। एक तो सामान्य शब्द होते हैं और दूसरा पारिभाषिक शब्द होते हैं। अब लीजिए मित्रों, ये मैंने एक स्थूल परिचय आपको दिया है कि शब्दों का वर्गीकरण क्या है। 5 भागों में कर लिया है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। लीजिए मित्रों, पहला वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर। समझिए, रचना के आधार पर हमारे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब देखिए, रूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ देखिए मित्रों। रूढ़ का अर्थ होता है निश्चित। इसे मैं ये भी कह सकता हूं, मूल शब्द कह सकता हूं, ऐसे शब्द जिनकी रचना किसी भी अन्य शब्द से नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं रचना के आधार पर। हमें जिस प्रकरण को पढ़ते हैं वो हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए। रचना के आधार पर हम पढ़ रहे हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी रचना किसी भी अन्य शब्द से नहीं हुई है, जो अपने आप में एक है, अकेला है, स्वतंत्र है। और जब रचना किसी अन्य शब्द से नहीं हुई है तो हम दूसरी भाषा में यह भी कर सकते हैं कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यदि मित्रों उसकी रचना किसी अन्य शब्द से होती तो हम उसके सार्थक खंड कर सकते थे। तो ऐसे शब्द, अब यहाँ देखिए आप, मैं कुछ एक शब्द लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर हाथ। अब बताइए, हाथ शब्द की रचना किसी भी शब्द या शब्दांश से मिलकर नहीं हुई है। ये रूढ़ है, निश्चित है। हाथ है, आग है, पहाड़ है, पत्थर है। ये शब्द ऐसे हैं जिनकी रचना किसी भी अन्य शब्द से नहीं हुई है। ये झंझट शब्द है, ये पांव शब्द है। ऐसे तमाम शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड भी नहीं हो सकते और जिन शब्दों की रचना किसी अन्य शब्द से नहीं हुई है वे शब्द कहलाते हैं रूढ़, और रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित। आगे देखिए, यौगिक शब्द क्या होते हैं? शब्द से ही पता लग रहा है। यौगिक, योग प्लस इक, योग का मतलब होता है जुड़ना। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से या 2 शब्दांशों से जुड़कर बने हैं, या किसी एक शब्द या एक शब्दांश से जुड़कर बना है, तो मित्रों ये शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ध्यान देना, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया है यहाँ पर, सामान्य शब्दों की मैं बात कर रहा हूं आपसे। ये पुस्तक प्लस आले बराबर हो गया पुस्तकालय। तो एक शब्द तो हो गया पुस्तक और दूसरा हो गया आलय। तो मित्रों
ये शब्द यौगिक हो गया, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अब ध्यान रखना, मैं हिम प्लस आले को यौगिक शब्दों में नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, इसका जवाब मिलेगा आपको योग रूढ़ शब्द में। अब यहां देखिए, आप एक शब्द लिया मैंने यहां पर हस्त लिखित, इसमें दो शब्द हैं, हस्त प्लस लिखित, और इनसे मिलकर बन गया हस्त लिखित, हस्त द्वारा लिखित या हाथ से लिखित। ध्यान देना, दो शब्द हो गए हमारे पास। एक और शब्द बताता हूं मैं आपको, समाज प्लस इक। ये मैं बिल्कुल सरल शब्दों की बात कर रहा हूं। समाज प्लस इक से मिलकर बनेगा सामाजिक। और एक शब्द लेता हूं मैं, उप प्लस हार, और शब्द हो जाएगा हमारा उपहार। अब ये जो बात बताने जा रहा हूं ध्यान सुनिएगा। पुस्तक प्लस आले जो मैंने लिखा है वो किस नियम से लिखा है, संधि के नियम से। इसमें दीर्घ संधि है, आ प्लस आ बराबर आ, तो मित्रों ये दीर्घ संधि है। और ये हस्त लिखित, इसमें तत्पुरुष समास है, और समाज प्लस इक, इसमें ये इक प्रत्यय है, और उप प्लस हार, इसमें ये उप जो है उपसर्ग है। तो मित्रों यौगिक शब्दों की रचना चार नियमों से होती है, संधि के नियम से, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो एक बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिलने वाली है कि हम संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय का अध्ययन किसमें करते हैं, यौगिक शब्दों में करते हैं। संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय। देखिए मित्रों, पुस्तकालय संधि के नियम से, हस्तलिखित समास के नियम से, समाज प्लस इक ये प्रत्यय के नियम से, और उप प्लस हार ये उपसर्ग के नियम से। इस प्रकार से चार नियमों से यौगिक शब्द बनते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर इनकी रचना हुई है तो इनके सार्थक खंड भी हो सकते हैं। तो यौगिक शब्द की परिभाषा क्या हुई, वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी रचना दो शब्दों या शब्दांशों से मिलकर हुई है वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब ध्यान रखिएगा मित्रों, यदि शब्द यौगिक है और तीसरा अर्थ निकल रहा है तो वो शब्द यौगिक न होकर योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि शब्द यौगिक है और यदि इसका तीसरा अर्थ निकलता है तो वो शब्द यौगिक न होकर योग रूढ़ हो जाता है। अब योग रूढ़ शब्द का देखिए, योग यानी शब्द तो यौगिक हो और उसका अर्थ जो है वो कैसा हो, उसका अर्थ कैसा हो, रूढ़ हो। रूढ़ का मतलब निश्चित हो गया हो, तीसरा अर्थ निश्चित हो गया हो, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कह सकते हैं, कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, आपके मस्तिष्क में एक बात आई होगी, ऐसा तो बहुव्रीहि समास में होता है। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ऐसा बहुव्रीहि समास में होता है कि जिसकी रचना दो शब्दों से मिलकर होती है और उसका तीसरा अर्थ निकलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मित्रों, हम हिम प्लस आलय में संधि है, लेकिन मैंने उसको यौगिक शब्द, यौगिक तो है लेकिन उसका जो लिखा जाएगा वो योग रूढ़ में लिखा जाएगा, क्योंकि हिम प्लस आलय का तीसरा अर्थ निकलता है। हिम यानी बर्फ और आलय का मतलब घर। तो बर्फ का घर, बर्फ का भवन किसे कहा जाता है, वो हिमालय को कहा जाता है। हिमालय पर्वत विशेष का नाम है। और ध्यान रखिएगा, तो ये हिमालय, हिम प्लस आलय दो शब्द हैं, लेकिन दोनों शब्दों का मुख्य अर्थ से इसका अर्थ नहीं लिया जाता। इसका अर्थ तीसरे अर्थ पर्वत के लिए निश्चित हो गया है। तो ये शब्द हमारे योग रूढ़ में जाएगा। अब ध्यान देना, मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर पंख प्लस ज, और ध्यान देना पंकज, ये शब्द ऐसा लगता है जैसे रूढ़ हो, नहीं मित्रों, ये रूढ़ नहीं है, ये योग रूढ़ शब्द है। पंकज, पंख यानी कीचड़, ज यानी जन्म लेने वाला। तो ध्यान रखना, ऐसे एक शब्द लिख दिया मैंने अनु प्लस ज, और ये शब्द हो गया अनुज। अनुज का मतलब अनु यानी बाद में, ज यानी जन्मा है जो। तो ये शब्द हो गया योग रूढ़, क्योंकि तीसरा अर्थ निकलता है अनुज। अनुज का तीसरा अर्थ होता है छोटा भाई। तो ध्यान दे मित्रों, ऐसे दो शब्द जो जुड़कर तीसरे अर्थ के द्योतक होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक बात ध्यान देना, ऐसे पर्यायवाची शब्द जिनकी रचना दो शब्दों से हुई है, तो मित्रों पर्यायवाची है तो तीसरा अर्थ देंगे, और ऐसे पर्यायवाची शब्द जिनकी रचना दो शब्दों से हुई है वे सभी पर्यायवाची शब्द किसमें जाते हैं, योग रूढ़ शब्दों में जाते हैं। जैसे
मैंने यहां पर लिखा पवन पुत्र। अब ये पर्यायवाची है, और ये पर्यायवाची किसका? ये हनुमान का पर्यायवाची है। तो मैंने भाषा को पुनः ध्यान से सुने, ऐसे पर्यायवाची शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने। ऐसा नहीं कि पवन, वायु ये पर्यायवाची है, या हवा, ये समीर, ये बयार, ये सब पर्यायवाची। पर मैं बात कर रहा हूं दो शब्द जुड़कर किसी का पर्यायवाची बनता है तो वो योग रूढ़ शब्द का उदाहरण हो जाता है। तो ध्यान देना, पवन पुत्र। एक शब्द लिखा मैंने यहां पर रक्त लोचन। अब रक्त यानी लाल और लोचन मतलब नेत्र, लेकिन सही समास विग्रह क्या होगा? रक्त के रंग के लोचन है जिसके, या तो कबूतर है या फिर वो खरगोश है। तो ध्यान दीजिएगा, रक्त लोचन तीसरे अर्थ में जा रहा है। एक शब्द लिया मैंने यहां पर वक्रतुंड। तुंड यानी हम नासिका कहते हैं कि वक्र यानी टेढ़ी है, जिसकी तुंड, सूंड या नासिका, तो वो हो गए वक्रतुंड अर्थात गणेश। तो तीसरे अर्थ में हम पहुंच गए मित्रों। तो आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ऐसे दो शब्द जिनकी जो जुड़कर तीसरे अर्थ को हमें प्रदान करते हैं, तो मित्रों ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल हाँ, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण होते हैं। तो लीजिए मित्रों, ये तो हमने आज बात की रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे शब्द कितने हो गए? 3 हो गए, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द वे होते हैं जिनकी रचना दो शब्दों से मिलकर हुई है और संधि के नियम से, समास, उपसर्ग या प्रत्यय के नियम से यौगिक शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिनकी रचना दो शब्दों से मिलकर हुई हो और तीसरे अर्थ के द्योतक हों, मित्रों वे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे शब्द का दूसरा वर्गीकरण। और दूसरा वर्गीकरण क्या है मित्रों? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। एक मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप वीडियो को स्पीडली, गति के साथ शेयर कर दें मित्रों, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं आगे का जो वीडियो है, प्रत्येक वीडियो एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए तैयार करता रहूंगा। ये मानव स्वभाव है मित्रों। यदि उसके लाइक बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, शेयर बढ़ते हैं, सब्सक्राइब बढ़ते हैं, तो क्यों ना वो मन से काम करेगा। और मित्रों इसमें आपका भी हित है, क्योंकि आपको अच्छी जो है जानकारी मिलेगी। तो ये थोड़ा सा मानव स्वभाव है, इसका हम सब जानते हैं। आप इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लीजिए मित्रों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमारे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, दूसरा है तद्भव, और तीसरा है भेषज, और चौथा है विदेशी। समझ लीजिए मित्रों, उत्पत्ति कहां से हुई या शब्दों का स्रोत क्या है। स्रोत मतलब वह स्थान जहां से हम शब्दों को प्राप्त करते हैं, किसी भी वस्तु को प्राप्त करते हैं उसको हम स्रोत कहते हैं। तो ध्यान देना, मैं बता चुका हूं आपको, हमारे अधिकतर शब्द जो है, हमारी हिंदी भाषा के शब्द संस्कृत भाषा से आए। तो ध्यान देना मित्रों, वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के हैं, मूल रूप से संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों बिना परिवर्तित हुए हिंदी भाषा में प्रचलित हुए हैं, वे सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए घृत शब्द है, घृत। नासिका शब्द है, यज्ञोपवीत शब्द है, अच्छा शब्द है यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत। ये सभी शब्द तत्सम हैं। अब जो संस्कृत भाषा के शब्द थे, उनका जो परिवर्तित रूप है, जो बिगड़ा हुआ रूप है, वो क्या हो गया मित्रों? तद्भव। अच्छा, तद्भव शब्द कैसे बने? देखिए मित्रों, तद्भव शब्द बने बोलते बोलते लोगों ने शब्दों का स्वरूप विकृत कर दिया अपने मुख सुख के लिए। मुख सुख का तात्पर्य समझें। अब दंत बोलना थोड़ा सा कठिन कार्य है, तो आसान क्या लगता है? दांत। अक्षी कौन बोले? आंख, पांव, मुंह, नाक,
कर्ण कौन बोले? कान। ये हस्त कौन बोले? हाथ। तो जिन शब्दों को बोलना हमारे लिए आसान रहा, सहज रहा, हमने उन शब्दों को सहजता से बोला। तो मुख सुख के लिए लोगों ने शब्दों को बिगाड़ा। तो जो शब्द मुख सुख के अनुसार परिवर्तित हुए मित्रों, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव। हालांकि मूल रूप से संस्कृत के हैं, लेकिन उनका परिवर्तित रूप क्या कहलाया? तद्भव। जैसे घृत को हमने क्या बोल दिया? घी। अब हम इनकी प्रकृति समझेंगे, प्रकृति समझने का प्रयास करेंगे। रटना नहीं जाता है, कई जगह तो हमें समझने की आवश्यकता है। तो ध्यान देना मित्रों, अधिकतर जो ऐसे शब्द हैं जिनमें बड़े दीर्घ मात्राएं होती है, वे तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कि कुष्ठ, ऊंट। अब दंत, दंत दांत, अक्षी आंख। तो दीर्घ मात्राएं अधिकतर जो है तद्भव शब्दों में होती है। तो ध्यान, ये प्रकृति समझने की मैं बात कर रहा हूं। जब हम तत्सम तद्भव का विस्तार से अध्ययन करेंगे, तब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम तत्सम तद्भव को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये घृत का हो गया घी, नासिका का हो जाएगा नाक, और यज्ञोपवीत का हो जाएगा जनेऊ। अभी तो हम केवल ये समझ रहे हैं कि हम अध्ययन जो करेंगे आगे की कक्षा में वो किस प्रकार से करेंगे, तो पूरी रूपरेखा हमारे सामने आ जाएगी। आगे देखिए मित्रों, देशज, देश प्लस ज शब्दों से पता लग रहा है ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है। देश का तात्पर्य जो देश की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो हमारे क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है, प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग शब्द होते हैं। कहीं पीहर बोलते हैं, कहीं मायका बोलते हैं, कहीं मेहर बोलते हैं। तो ये अलग अलग शब्द हैं। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश की क्षेत्रीय भाषाओं में से हुआ है, ये सब देशज शब्द कहलाते हैं मित्रों। और वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हमारी भाषा में सम्मिलित हुए हैं, यानी हिंदी में प्रचलित हुए हैं, वे शब्द कहलाते हैं विदेशी। कुछ एक देशज शब्द मैं बताता हूं आपको। जैसे कुछ एक देशज शब्द देखिए आप, जैसे फटाफट, झंझट, लफड़ा, धक्का, मुक्की, भिंडी, तुमड़ा। तो ये ऐसे, अब देखो सरसों, सरसों, सरसब का तद्भव रूप है सरसों। तो ये सब चीजें हम जो है विस्तार से हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। और विदेशी शब्द क्या होते हैं मित्रों? चलो एक ही शब्द को लेते हैं हम, मित्र। मित्र तो संस्कृत का है, और दोस्त जो है ये अरबी फारसी का हो गया। दोस्त, शत्रु ये दुश्मन, हृदय दिल। तो ये ऐसे शब्द हैं। ये हृदय, हृदय तो हिंदी का संस्कृत का हो गया, और दिल जो है विदेशी भाषाओं का हो गया। डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल, टाई, कोट, पैंट, शर्ट, ये सब शब्द जो है विदेशी भाषाओं के। कॉलेज, साइकिल, मोटर। तो ध्यान देना, जो विदेशी अब अंग्रेजी या तो अंग्रेजी भाषा के हैं, या वो अरबी भाषा के हैं, या वो फारसी भाषा के हैं, या पुर्तगाल के हैं, डच के हैं। तो अलग अलग पढ़ेंगे, जापानी के हैं, फ्रांस भाषा के हैं। तो ये जो अलग अलग भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रचलित हुए हैं, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं मित्रों? विदेशी शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए, एक हम बात करेंगे शंकर। शंकर नहीं लिखा मित्रों, शंकर लिखा है, दोनों के उच्चारण में अंतर है। ये शंकर। तो ध्यान देना, वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के योग से बने हैं, जो दो भिन्न भाषाओं के योग से बने हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? संकर। तो ध्यान देना, एक संकर प्रजाति भी हम कहते हैं कि दो अलग अलग नस्लों के मिलने से एक नई प्रजाति जो आती है वो संकर प्रजाति कहलाती है। तो ध्यान देना, संकर जिस प्रकार से रेलगाड़ी, ये आया हुआ शब्द है रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है। ये लाठी चार्ज, ये चार्ज अंग्रेजी का हो गया और लाठी हिंदी की हो गई। या टिकट घर, ये टिकट अंग्रेजी का है और घर हिंदी का है। ये शब्द ले लेते हैं हम, अग्निबोट, अग्निबोट, ये अग्नि संस्कृत का हो गया और बोट अंग्रेजी का हो गया। ये नेक चलन शब्द लेते हैं, नेक चलन, नेक चलन। अब मित्रों, नेक फारसी का हो गया और चलन जो हिंदी का हो गया। तो दो भिन्न भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो आज हमने किसका अध्ययन किया? आज हमने समझा कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसके बाद उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसके बाद फिर हम अध्ययन करेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी होते हैं।
विकारी शब्दों में हम अध्ययन करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का। अविकारी में हम अव्यय का अध्ययन करेंगे। इसमें संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण आएंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। ये सब बातें अगली वीडियो में आपसे करने वाला हूं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शेयर, लाइक, कमेंट करना न भूलें। नमस्कार।